झांसी एनकाउंटर में मारे गए अतीक अहमद के बेटे असद को प्रयागराज में दफना दिया गया है। असद को अतीक अहमद के घर के पास वाले कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया है। असद को उसके नाना और मौसा ने दफनाया। असद का जनाजा भी कब्रिस्तान में ही निकाला गया और फिर नमाज जनाजा भी पढ़ी गई और नमाज के बाद असद को दफना दिया गया। इसी कब्रिस्तान में ही असद के दादा यानी अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज को भी दफनाया गया है। परिवार के लोग और भी शामिल हुए हैं। नहीं उनकी कोई बहन नहीं है। वहीं सुरक्षा कारणों और कोर्ट से इजाजत न मिल पाने की वजह से अतीक अहमद असद के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। असद को लेकर चाचा अशरफ ने कहा कि वो अल्लाह की देन था, अल्लाह ने उसे ले लिया। कुछ कहना चाहेंगे? असद के जनाजे में उसके परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हो पाया क्योंकि असद के चारों भाई, पिता, चाचा जेल में हैं और मां और चाची हत्याकांड के बाद से फरार चल रही हैं। तो पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच असद को दफनाया गया। अतीक अहमद के पुश्तैनी घर से लेकर कब्रिस्तान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं घर से लेकर कब्रिस्तान तक पुलिस की टीम पेट्रोलिंग भी करती रही। झांसी में एनकाउंटर में मारे गए अतीक अहमद के बेटे असद को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी और असद को दफनाते वक्त वीडियोग्राफी भी की जा रही थी और पुलिस ने जनाजे में शामिल होने वाले लोगों की आईडी नोट कर ही उन्हें कब्रिस्तान जाने की इजाजत दी। वहीं ड्रोन कैमरे की मदद से अतीक के घर और कब्रिस्तान की निगरानी भी की गई। तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। अंदर हम लोग सुबह से यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए के पूरे इसमें जो खुलदाबाद का थाना क्षेत्र है वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट लॉ एंड ऑर्डर के पर्पज से किया हुआ है। और कयास लगाए जा रहे थे कि असद के जनाजे में शामिल होने के लिए उसकी मां शाइस्ता परवीन प्रयागराज पहुंच सकती है, जिसे देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई थी, लेकिन मां शाइस्ता बेटे के जनाजे में शामिल होने नहीं आई। माफिया अतीक अपने बेटे के जनाजे में शामिल होना चाहता था, जिसके लिए उसने कोर्ट में अर्जी डाली थी, लेकिन कोर्ट से उसे इजाजत नहीं मिल पाई और इसके बाद वो पुलिस वालों से वीडियो कॉल के जरिए बेटे को अंतिम बार देखने के लिए गिड़गिड़ाता रहा। माफिया अतीक अहमद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अपने बेटे असद का शव देखने और जनाजे में शामिल होने के लिए बुरी तरह छटपटाता रहा। अतीक अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने और आखिरी बार उसकी सूरत देखने के लिए थाने में गिड़गिड़ाता रहा। बीच बीच में वो भावुक होकर रोते हुए पुलिस वालों से मिन्नतें करता रहा। अतीक ने वीडियो कॉल के जरिए असद को देखने की मांग की। अतीक बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं होने पर बेहद गमजदा है। लॉकअप के अंदर बोरे पर लेट गया है। वो लॉकअप में विक्षिप्त जैसी हरकत कर रहा है। उसने विवेचक से कहा कि बेटे के जनाजे में शामिल होना मेरा अधिकार था। अल्लाह सब कुछ देख रहा है, किसी को अल्लाह माफ नहीं करेगा। मेरे पूरे परिवार को तुम सब खत्म करना चाहते हो। आपको बता दें कि अतीक अहमद ने शुक्रवार को कोर्ट से लेकर डीएम तक अर्जी डलवाने की कोशिश कराई, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। वो अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो सका। माफिया अतीक पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। उमेशपाल हत्याकांड में पुलिस ने अतीक से कई सवाल किए। अतीक ने पुलिस को बताया कि उमेशपाल की हत्या के लिए 1.5 करोड़ रुपए में 8 विदेशी रिवॉल्वर और इंग्लिश कारतूस खरीदे गए थे। प्रयागराज में अतीक और अशरफ की निशानदेही पर पुलिस ने हथियार बरामद कर लिया है। यह असलाहा यूपी के कौशाम्बी के सरावा गांव से बरामद किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये वही हथियार है जिनका इस्तेमाल उमेशपाल हत्याकांड में किया गया था। इन्हीं हथियारों की मदद से असद और गुलाम ने उमेश पर फायरिंग की थी और बाद में इन हथियारों को यहाँ पर छिपा दिया था, जिसके बाद अतीक और अशरफ को एक ही गाड़ी में बैठाकर चकिया ले जाया गया। चकिया वही इलाका है जहाँ माफिया अतीक अहमद का घर है। वहीं उमेशपाल हत्याकांड में साजिश में शामिल लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम शाइस्ता को सौंपा गया था। शाइस्ता को ही हथियार और पैसों से जुड़ी सारी जानकारियां दी गई थी। अतीक ने पूछताछ में बताया कि उमेशपाल की हत्या के लिए 1.5 करोड़ रुपए में 8 विदेशी रिवॉल्वर और इंग्लिश कारतूस खरीदे गए थे ताकि उसके बचने की कोई गुंजाइश न रह जाए। आज भी एसटीएफ और पुलिस की टीमें अतीक और अशरफ से पूछताछ करेंगी और माना जा रहा है कि अतीक और भी कई बड़े खुलासे कर सकता है। उमेशपाल हत्याकांड के बाद से अतीक और उसके गुर्गों पर लगातार पुलिस और ईडी का एक्शन जारी है।
और आपको बता दें कि ईडी अब अतीक को आर्थिक मदद पहुंचाने वाले लोगों की जानकारी जुटाने में भी जुट चुकी है। प्रयागराज पुलिस के साथ मिलकर ईडी की टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन लोग अतीक को आर्थिक मदद पहुंचाने का काम कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज पुलिस के साथ ईडी के अधिकारी भी पूछताछ में शामिल थे। प्रयागराज पुलिस और ईडी अधिकारियों ने सरावा गांव में संयुक्त छापेमारी की। प्रयागराज पुलिस और ईडी के अधिकारी माफिया अतीक अहमद के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अतीक अहमद को कौन कौन लोग आर्थिक मदद पहुंचा रहे थे। 12 अप्रैल को अतीक अहमद के करीबियों के ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेहद अहम सबूत मिले थे। छापे के दौरान 75 लाख रुपए नकद और 200 बैंक खातों और करीब 50 शेल कंपनियों से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ये वही डमी कंपनियां हैं जिनका मालिक दस्तावेजों में तो कोई और है, लेकिन माना जा रहा है कि इनमें रुपए अतीक ने लगाए। इन्हीं डमी कंपनियों के जरिए माफिया ने अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील किया। ईडी ने अतीक अहमद के करीबियों और फर्मों के नाम पर 100 से ज्यादा संपत्तियों से संबंधित कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं। प्रयागराज में आज कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक के बेटे असद को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। पूरे इलाके में ड्रोन से इस दौरान निगरानी भी की गई। बाहुबली अतीक के बेटे का कसारी मसारी का जो कब्रिस्तान है, आज उसको सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सुपुर्दे खाक में लगभग 80 से 100 लोग शामिल हुए। परिवार के कुछ लोग शामिल थे। परिवार के जो लोग शामिल हुए उसमें से असद के नाना, मौसा, फूफा, उसकी बुआ, ये तमाम लोग शामिल हुए। कयास ये लगाया जा रहा था कि असद की मां शाइस्ता परवीन किसी भी हाल में आ सकती है, लेकिन प्रयागराज पुलिस ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए। जो लोग सुपुर्दे खाक में शामिल होने के लिए जा रहे थे, हर उस शख्स की पहचान पत्र ली गई, आधार कार्ड देखे गए, तस्वीरें खींची गई। उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। एसटीएफ के मुताबिक लखनऊ के एक बिल्डर ने अतीक के बेटे असद को 80 लाख रुपए दिए थे और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल हत्याकांड से जुड़े शूटर्स को बांटे जाने में करना था। उमेश पाल हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को अतीक के घर से मिली नकदी मामले में एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। एसटीएफ के मुताबिक लखनऊ के एक बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने असद को 80 लाख रुपए दिए थे और बिल्डर ने ये पैसे उमेश पाल की हत्या से 2 दिन पहले दिए थे और इन पैसों का इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों में बांटा जाना था। पुलिस ने अतीक के घर से 21 मार्च को 74,62,000 रुपए बरामद किए थे। इसके अलावा अतीक के घर से 10 हथियार भी बरामद हुए थे। उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस ने अशरफ के साले सद्दाम पर भी 25,000 का इनाम घोषित किया है। सद्दाम जेल में अनाधिकृत तरीके से अशरफ से खुद मिलता था और लोगों को मिलाता था। साथ ही अशरफ अहमद को जेल में वीवीआईपी सुविधाएं भी उपलब्ध कराता था। और इस हत्याकांड के बाद से सद्दाम फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के लिए एसटीएफ ने छापेमारी तेज कर दी है। एसटीएफ की टीमों ने गुड्डू मुस्लिम की मदद करने वाले सतीश को लेकर कई जगहों पर रेड की। उमेश पाल हत्याकांड मामले में एसटीएफ और पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने 2 पहले झांसी में एक एनकाउंटर के दौरान उमेश पाल को गोली मारने वाले असद और गुलाम को ढेर कर दिया था और अब पुलिस ने अतीक के गुर्गे और उमेश पाल पर बम फेंकने वाले गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही एसटीएफ उसे पकड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम राजस्थान भागने के फिराक में है। हत्याकांड के बाद से गुड्डू मुस्लिम फरार है और पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया था। एसटीएफ उमेश पाल हत्याकांड के शूटर गुड्डू मुस्लिम को शरण देने वाले सतीश पांडे से पूछताछ कर रही है और एसटीएफ की टीमें सतीश पांडे को लेकर गुड्डू मुस्लिम के संभावित ठिकानों पर रेड कर रही है। झांसी में सतीश पांडे ने गुड्डू मुस्लिम की मदद की थी, जिसके बाद एसटीएफ टीम सतीश पांडे को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है और जांच कर रही है कि सतीश का गुड्डू मुस्लिम के साथ क्या लिंक है।
माफिया मुख्तार अंसारी के बाद उसके भाई सांसद अफजाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कृष्णानंद राय मर्डर केस में 29 अप्रैल को कोर्ट फैसला सुनाएगी। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ये फैसला सुनाएगी। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी और उसके भाई मुख्तार अंसारी के मामले में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट की सुनवाई 29 अप्रैल तक टल गई है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या के मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट को गैंगस्टर एक्ट में फैसला सुनाना था। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी पर 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट में 1 अप्रैल को बहस पूरी हुई थी। 29 अप्रैल 2005 को बीजेपी के मोहम्मदाबाद सीट से तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। 2017 के बाद से ही मुख्तार अंसारी के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। यूपी की सत्ता में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से ही मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया था। इस बीच मुख्तार अंसारी की कई अवैध संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। हाल ही में लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से समन जारी होने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी बातें कही। कहा 17 सितंबर की शाम 7 बजे मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे, कर लो गिरफ्तार। शराब घोटाले में सीबीआई के एक्शन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया आई है। केजरीवाल ने दावा किया है कि ईडी और सीबीआई ने सिसोदिया पर सबसे बड़े आरोप लगाए। जांच में फोन तोड़ने और सबूत मिटाने की बात कही गई, लेकिन वो सारे फोन जिंदा हैं और कोई ना कोई उन्हें चला रहा है। सीएम ने कहा कि एजेंसियों ने कोर्ट में झूठ बोलकर सिसोदिया को फंसाया है। सो ईडी ने और सीबीआई ने झूठ बोल के ओथ पे, एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा बीजेपी ने तय कर लिया तो मैं जेल जाऊंगा। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं ये चल क्या रहा है? जहां कोई घोटाला नहीं हुआ वहां पे कोशिश की जा रही है जबरदस्ती करके, लोगों से जबरदस्ती करके, मार के, पीट के, धमकियां देके बयान लिखवाने की। केजरीवाल को सीबीआई के समन पर आप नेता आतिशी ने केंद्र और सीबीआई पर हमला बोला और कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पलटवार किया और कहा कि शराब घोटाला केजरीवाल ने करवाया है और अब वो डर रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई की जांच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। कल सीबीआई केजरीवाल से पूछताछ करेगी। आबकारी घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर कैबिनेट मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। आतिशी ने कहा केंद्र सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर पंजाब और दिल्ली की सरकार के काम को रोकना चाहती है। ये अरविंद केजरीवाल को इसलिए बुला रही है क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की आवाज को दबाना चाहते हैं। बीजेपी ने भी आप पर पलटवार किया। गौरव भाटिया ने केजरीवाल की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा है। कहा जैसे ही अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, जाहिर तौर पर वो डर से कांपने लगे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो अपने आप को पूर्व उप मुख्यमंत्री एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते थे, डर के मारे थर-थर कांपने लगे हैं। दिल्ली में कल देर शाम एक बीजेपी नेता की दफ्तर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना दिल्ली के द्वारका इलाके के मटियाला रोड की है, जहां बाइक से आए 2 बदमाशों ने बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला के दफ्तर में घुसकर उन पर कई राउंड फायरिंग की। दिल्ली के द्वारका में बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमला शुक्रवार रात करीब 8 बजे हुआ। तब उनके साथ दफ्तर में कम लोग मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक 2 हमलावर सीधे सुरेंद्र के दफ्तर में घुसे और उन पर कई राउंड फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 12 से 13 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 4 गोलियां सुरेंद्र को लगी। ऑफिस में कितने लोग रहे हुए अभी? 3 जने होते, एक अंकल जी थे। कितने राउंड गोलियां चलाई? 12-13 राउंड। वो क्या बाइक सवार थे, कैसे थे ये नहीं पता ना। अंदर आगे सीधा गेट के अंदर फायरिंग चालू की। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। उनको उठा के गाड़ी में फिर हॉस्पिटल लेके गए। कितने लोग आए थे? 2 लड़के थे।
सुरेंद्र बीजेपी के स्थानीय नेता थे और साल 2017 में निगम पार्षद का चुनाव लड़ चुके थे। सुरेंद्र के करीबियों के मुताबिक उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। बहरहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पैसेंजर बस के खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की और हालात की जानकारी ली। महाराष्ट्र के रायगढ़ में आज भीषण सड़क हादसा हुआ। एक यात्री बस गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 13 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। दर्दनाक हादसा रायगढ़ के खुपोली इलाके में हुआ। बस तकरीबन 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसा इतना भयावह था कि बस के पर खदशे उड़ गए। आनन फानन में रेस्क्यू टीम ने 25 लोगों को बाहर निकाला। हादसा इतना भयावह था कि रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किलें आईं। रस्सी के सहारे घायलों को गहरी खाई से निकाला गया। बताया जाता है कि बस के अंदर तकरीबन 40 यात्री सवार थे। फिलहाल हादसे की वजह सामने नहीं आई है। बस पुणे से मुंबई की ओर जा रही थी, तभी खुपोली इलाके में बस गहरी खाई में जा गिरी। तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का ये एक घटना है। ये रोड है एक ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे। मुंबई से ये एक जो प्राइवेट बस ट्रैवल कर रही थी और यहाँ इस दौरान खाई में गिर गई। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। मोतिहारी में 5 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों की तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर का कहना है कि जहरीली शराब पीने से मौतें हुई। मोतिहारी में संदिग्ध परिस्थितियों में 8 लोगों की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि कई लोग बीमार हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये मौतें जहरीली शराब पीने की वजह से हुई हैं। तो वहीं प्रशासन का दावा अलग है। प्रशासन की ओर से डायरिया से मौत की संभावना जताई जा रही है। एक तरफ मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आनन फानन में शव को दफनाया जा रहा है। मोतिहारी के कई गांवों में लोग डरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अचानक बैरिया में निजी अस्पताल में रामेश्वर राम उर्फ जटा राम की मौत हो गई। वहीं इसी गाँव के ध्रुव पासवान ने मोतिहारी के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि अशोक पासवान और छोटू पासवान ने मुजफ्फरपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं मोतिहारी सदर अस्पताल के डॉक्टर ने जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई है। ये हुई है घटना तो वहाँ मेडिकल टीम भेजी गई है। मेडिकल टीम का रिपोर्ट आएगा तो पता चल पाएगा। बिहार में पिछले कुछ महीने से लगातार जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की मौत हो रही है। मथुरा में हाई टेंशन तार टेम्पो पर टूटकर गिर गया, जिस कारण टेम्पो जल गया। लेकिन गनीमत यह रही कि लोग बाल बाल बच गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मथुरा वृंदावन में हाई टेंशन बिजली का तार गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। तराश मंदिर क्षेत्र में आज सुबह हाई टेंशन लाइन का एक तार एक घर और पास में खड़े ऑटो पर गिर पड़ा, जिससे टेम्पो में आग लग गई और कई घरों में बिजली का करंट दौड़ गया, जिसकी वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत इस बात की रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। टेम्पो में लगी आग की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। आग की लपटें और ऑटो में दौड़ते करंट को देखकर आसपास के लोग डर गए। हालांकि लोगों ने तुरंत इसकी सूचना बिजली विभाग को दी, जिसके बाद इलाके की बिजली सप्लाई रोकी गई। फिर लोग ऑटो में लगी आग को बुझाने में जुट गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और ऑटो पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गया था। आ रहा था तो मैं गाड़ी में अपना बैठा, गाड़ी स्टार्ट चलाने के लिए एकदम से तार लाइट आग गिरी ऊपर से। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से सिरदर्दी बढ़ा दी है। और इस बीच राहत की खबर यह है कि आज कोरोना के नए मामलों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों के हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आज सामने आए संक्रमित मरीजों के आंकड़े के बाद देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है। वहीं लगातार बढ़ रहे मरीजों ने स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 10,753 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 21 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। केरल में कोरोना के 1167 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में भी कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई और महाराष्ट्र में 4 मौतें हुई हैं।
5 राज्यों केरल, यूपी, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले आए हैं। नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और फेस मास्क का इस्तेमाल करने को कहा गया है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पर जानलेवा हमला हुआ। फूमियो किशिदा एक रैली को संबोधित कर रहे थे और तभी उन पर स्मोक बम फेंका गया। अच्छी बात यह रही कि फूमियो किशिदा को उनके सुरक्षा कर्मियों ने बचा लिया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की सभा में ब्लास्ट हो गया। ये ब्लास्ट तब हुआ जब फूमियो किशिदा भाषण दे रहे थे। उस समय स्मोक बम से हमला किया गया। पीएम को सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षित निकाल लिया है। पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। वाकायामा शहर में प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के भाषण शुरू करने से ठीक पहले ब्लास्ट हुआ। स्मोक बम फेंके जाने के बाद वहां आसपास धुआं हो गया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि घटनास्थल पर जमा हुए लोग सुरक्षित बचने के लिए दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले एक सभा में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर भी हमला हुआ था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। अब मौजूदा प्रधानमंत्री की सभा में ब्लास्ट को लेकर जापान पुलिस को एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रिव्यू करना होगा, क्योंकि आने वाले कुछ समय में हिरोशिमा शहर में G7 की तैयारी भी हो रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने पीएम पर बड़ा हमला बोला है। पुलवामा के बहाने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। पीएम के इशारे पर चुप रहे मलिक। सत्यपाल मलिक के एक इंटरव्यू को मुद्दा बनाते हुए पवन खेड़ा ने उन पर निशाना साधा और कहा कि पुलवामा हमले को लेकर दोनों की बातचीत हुई थी। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं। जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी सत्यपाल मलिक जी ने जो कल इंटरव्यू दिया है, आरोप बहुत गंभीर है और एक ऐसे व्यक्ति से आ रहे हैं जो एक सीनियर नेता भी है, पूर्व राज्यपाल भी है और इतना करीबी प्रधानमंत्री के रहा था कि जब 370 हटाया जा रहा था तो एक संवेदनशील दौर में एक संवेदनशील राज्य के वो राज्यपाल बनाए गए। तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, कुछ करीबियां रही होंगी, विश्वास पात्र रहे होंगे। तो कोई ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के 2 रुपए के ट्रोल तो है नहीं कि उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाए। गंभीर बात कर रहे हैं, विस्फोटक इंटरव्यू है। 4-5 उन्होंने महत्वपूर्ण और प्रमुख मुद्दे उठाए हैं कि मैं सेफली कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी को करप्शन से बहुत नफरत नहीं है। जी न्यूज़।